अब हम आपको एक बड़ी नई और अनोखी खबर दिखाने वाले हैं, क्योंकि अब आपको हम बालों की स्मगलिंग के बारे में बताएंगे। और ये एक ऐसी खबर है जो आपको आज बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नई तरह की ये स्मगलिंग है। आपने गोल्ड की स्मगलिंग सुनी होगी, दूसरी जो कीमती वस्तुएं होती हैं उनकी भी स्मगलिंग के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि आपके सिर पर जो बाल हैं उनकी भी स्मगलिंग होती है? क्या यह भी संभव है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने बालों की अवैध तस्करी के लिए एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश किया है जो 12,000 करोड़ रुपए का रैकेट है। और इस मामले में अब तक 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा चुका है। ईडी के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुछ ट्रेडर्स यानी कुछ व्यापारी शेल कंपनियों की मदद से अवैध तस्करी कर रहे हैं बालों की। और ये बाल हैदराबाद से मिजोरम और फिर मिजोरम से म्यांमार के रास्ते चीन, बांग्लादेश और वियतनाम भेजे जा रहे हैं। ये रूट आप देख लीजिए, ये हैदराबाद से चलते हैं, उसके बाद ये म्यांमार तक पहुंचते हैं और म्यांमार से ये फिर ये चीन जाते हैं, फिर ये वियतनाम जाते हैं और ये बांग्लादेश जाते हैं, मिजोरम होते हुए। इस मामले में ईडी ने मिजोरम से एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो बॉर्डर के रास्ते अवैध रूप से बालों को म्यांमार पहुंचाता था। इसके बाद म्यांमार से ये बाल चीन जाते थे और ये पूरा रैकेट हवाला और चाइनीज बेटिंग एप्स के जरिए ऑपरेट करता था। सरल शब्दों में इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो लोग भारत से अवैध बालों की तस्करी कर रहे थे और जो लोग चीन से इन बालों को खरीद रहे थे, वो पैसे का लेन देन या तो हवाला के जरिए करते थे या ये लेन देन चाइनीज बेटिंग एप्स की मदद से होता था। और इसमें भी हवाला के जरिए 8,000 करोड़ रुपए के बालों की तस्करी हर साल होती थी। सोचिए, हर साल 8,000 करोड़ रुपए के बाल हमारे देश से बाहर जा रहे हैं अवैध रूप से। जांच में यह भी पता चला कि मिजोरम और म्यांमार के रास्ते सबसे ज्यादा बाल चीन को भेजे गए हैं, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद चीन बालों का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन में बालों की इतनी डिमांड क्यों है, यह भी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल बालों के आयात में यानी बालों के खरीदने के मामले में इंडोनेशिया की हिस्सेदारी 23.7% है, चीन की हिस्सेदारी 22.4% और चीन में नकली बालों और हेयर विग्स की मांग इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि वहां के लोग गंजेपन की समस्या से सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। चीन में लोग तेजी से गंजे हो रहे हैं, उनके बाल लगातार गिर रहे हैं और इसलिए चीन के लोग परेशान हैं। वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हर 6 में से एक व्यक्ति को हेयर लॉस की समस्या है और इनमें भी पुरुषों की संख्या ज्यादा है। चीन में इस समय लगभग 16 करोड़ पुरुष और 9 करोड़ महिलाओं को हेयर लॉस की शिकायत है और यही वजह है कि चीन में नकली बालों और हेयर विग्स का बाजार अब हजारों करोड़ रुपए का हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन में भारत के बालों की सबसे ज्यादा डिमांड है। तो भारत के बालों में, भारत के लोगों के बालों में, आपके और हमारे बालों में ऐसी क्या खास बात है कि पूरी दुनिया को यही बाल चाहिए भारत के लोगों के? आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत पूरी दुनिया में बालों का एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है और दुनिया में भारत के बालों को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। पूरी दुनिया में हर साल जितने बालों का निर्यात होता है उनमें सबसे ज्यादा 88.4% बाल भारत से जाते हैं और भारत के बाद सबसे ज्यादा बाल पाकिस्तान से निर्यात होते हैं। हालांकि इसमें भी पाकिस्तान की हिस्सेदारी सिर्फ 2.8% की है, लेकिन भारत देखिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बालों का, 88.4%। दुनिया भर में भारत के लोगों के बालों की मांग इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि यहां लोगों के बालों को वर्जिन हेयर की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए, वर्जिन हेयर कौन से होते हैं? इस श्रेणी में वो बाल आते हैं जिन पर कभी किसी शैम्पू, कोई जेल या किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है या फिर ना के बराबर हुआ है। और इसी वजह से हमारे देश के जो लोग हैं उनके सिर के बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और पूरी दुनिया में लोग इन्हीं बालों को खरीदना चाहते हैं, इन्हीं बालों से बने विग्स को खरीदना चाहते हैं। और इसलिए आज भारत बालों के एक्सपोर्ट के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 भी है और भारत के लोगों के बालों की जो अवैध तस्करी है वो दूसरे देशों में धड़ल्ले से हो रही है। हालांकि यहां आपके मन में यह सवाल भी जरूर होगा कि आखिर भारत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में बाल एक्सपोर्ट करने के लिए
इतने सारे सिर के बाल लाता कहां से है? तो असल में ये वही बाल होते हैं जो आप मंदिरों में मुंडन कराने के बाद दान कर देते हैं, या फिर जब आप हेयर सैलून में अपने बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो जब आपके बाल कटते हैं तो उन बालों को आप वहीं छोड़ जाते हैं। लेकिन बाद में इन्हीं बालों को इकट्ठा किया जाता है और इन्हें दूसरे देशों में बेच दिया जाता है, जिनसे हेयर विग्स बनाई जाती हैं। जिन लोगों के बाल निकल जाते हैं, जो गंजे हो जाते हैं, फिर वो इन विग्स को खरीदते हैं और फिर बालों का अपना शौक पूरा करते हैं। अब देखिए कि भारत के लोगों के बाल सब जगह इतने डिमांड में क्यों हैं। भारत में ज्यादातर लोग बहुत ही कम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। भारत में आज भी ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने बालों में कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, जेल का इस्तेमाल नहीं करते, और बालों का हमारे देश में काफी ध्यान रखा जाता है। ज्यादातर हमारे देश में आज भी लोग ऐसे हैं जो अपने बालों में हर रोज या हफ्ते में एक बार मालिश करते हैं, तेल लगाकर रखते हैं बालों में। तो भारत के लोगों जो हैं उनके बालों की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। विदेशों में, खासतौर पर पश्चिमी देशों में जो लोग हैं वो लगातार अपने बालों पर बहुत सख्त शैम्पूज का इस्तेमाल करते हैं। वो हफ्ते में कई कई बार शैम्पू, लगभग रोज शैम्पू लगाते हैं, जिससे बालों की क्वालिटी खराब होती है। वो जेल लगाते हैं, तरह तरह के केमिकल्स लगाते हैं, जिससे उनके बालों की क्वालिटी खराब हो जाती है। ये सब हमारे देश में नहीं होता। इसलिए दुनिया भर के लोग जब विग मांगते हैं तो कहते हैं कि भारत के जो लोग हैं उनके सिर के बालों की विग होनी चाहिए। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हर साल 1,20,00,000 लोग अपने केश दान करते हैं, जिन्हें मंदिर का जो मैनेजमेंट है वो गोदाम में इकट्ठा करके रखता है और बाद में नीलामी करके इन बालों को बेच दिया जाता है। और इससे इस मंदिर को हर साल औसतन 150 करोड़ मिलते हैं, 150 करोड़ रुपए। ये तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर की बात हम आपको बता रहे हैं। सोचिए, इससे पहले आपने कभी कल्पना की थी कि मंदिरों में जो केश दान किए जाते हैं उनकी नीलामी होती है और इन बालों से मंदिरों को करोड़ों रुपया मिलता है। लेकिन यह सच है कि ऐसा लगभग उन सभी मंदिरों में होता है जहां लोग अपने केश दान करते हैं और उसके बाद ये जो मंदिर है ये अपना खर्चा भी उस पैसे से चलाते हैं। और मंदिरों की जो दूसरी गतिविधियां होती हैं, आज आप जानते हैं कि हर मंदिर समाज सेवा की गतिविधियों में रहता है। बहुत सारे मंदिर ऐसे होते हैं जो स्कूल चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं। वो सारा काम इसी पैसे से होता है। और यहां बात सिर्फ मंदिरों की नहीं है, बहुत सारे चर्चेज में भी लोग अपने बाल दान करते हैं और इन बालों को भी बाद में बाजार में बेच दिया जाता है। मंदिरों और चर्चेज के अलावा लोगों के घरों से और हेयर सैलून से भी जो बालों को जमा किया जाता है उन्हें भी भारत एक्सपोर्ट करता है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि भारत के छोटे शहरों और गांवों में घरों से बाल इकट्ठा करने का काम कलेक्शन एजेंट्स अब करने लगे हैं। और ये कलेक्शन एजेंट्स घर घर जाकर महिलाओं से 1 से 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बाल खरीद लेते हैं। रेट पर ध्यान दीजिए, 1 से 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम। और फिर इन बालों को बड़े शहरों में बेच देते हैं, जहां से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इन बालों को पॉलिश करने के बाद विदेशों में 25 से 75,000 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव बेच दिया जाता है। और इसी तरह से हेयर सैलून से जो बालों को इकट्ठा करके बाजार में बिक्री होती है वहां भी ऐसा ही होता है। और कुछ गिरोह इन बालों की अवैध तस्करी इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने में फायदा यानी प्रॉफिट ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए, जिन बालों की लंबाई 25 इंच होती है उन बालों को भारत 30 से 33,000 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अवैध तस्करी में यही बाल भारत से दूसरे देशों को सिर्फ 10 से 15,000 रुपए प्रति किलोग्राम के दाम पर मिल जाते हैं। और यही वजह है कि भारत से बालों की अवैध तस्करी अब बड़े पैमाने पर होने लगी है और हो रही है। हालांकि इस खबर से आज आप यह भी समझ सकते हैं कि चीन हमारे देश भारत से इतना आगे क्यों रहता है। अब एक तुलना देखिए भारत और चीन के बीच। भारत बालों का निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन हम इन बालों को हेयर विग्स और हेयर एक्सटेंशन में तब्दील करके उन्हें एक प्रोडक्ट में बदल नहीं पाते। यानी हम बाल बेच देते हैं, रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, हम ना तो इनका विग बना पाते हैं और ना ही हेयर एक्सटेंशन इनके बना पाते हैं। यह काम चीन करता है। और आज दुनिया में जितने भी हेयर विग्स खरीदे जाते हैं उनमें 70% चीन में तैयार किए गए विग्स होते हैं। जिसका मतलब यह हुआ कि भारत से बाल बहुत सस्ते में खरीदकर चीन उन्हें एक प्रोडक्ट में बदलता है, उनसे विग बनाता है, हेयर एक्सटेंशंस बनाता है और फिर
लाखों रुपए के इन विग्स और हेयर एक्सटेंशंस को बेचकर हमसे कई गुना ज्यादा पैसा कमाता है। जैसे भारत जो बाल 30,000 रुपए प्रति किलोग्राम के दाम पर बेचता है, उन्हीं 1 किलोग्राम बालों से 5 हेयर विग्स बनाकर चीन 2.5 से 3 लाख रुपए कमा लेता है। और इसीलिए शायद हम चीन से पीछे हैं। और चीन से पीछे होने का एक कारण यह भी है कि हमारे देश के कुछ लोगों की बेईमानी करने की आदत जाती नहीं है, और ये लोग भारत से अवैध बालों की तस्करी करके चीन पहुंचा देते हैं, और फिर चीन इन्हीं बालों से हेयर विग्स बनाकर भारत से कहीं ज्यादा पैसा कमाता है और हम पीछे रह जाते हैं। उसके पीछे हमारे देश के अपने लोग भी हैं जो बेईमानी पर उतर आते हैं, जिन्हें ज्यादा पैसा कमाने का लालच होता है, चाहे वो अपने देश के साथ धोखा ही क्यों ना कर रहे हो। वैसे आप में से जिन लोगों को यह नहीं पता कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने केश दान क्यों करते हैं, तो आज हम इसकी कहानी भी आपको बताना चाहते हैं, शायद आपको पता नहीं होगी। पौराणिक कथाओं में ऐसी मान्यता है कि जब एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, तब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से किसी बात पर नाराज हो गई, क्रोधित हो गई, और फिर क्रोधित होकर पृथ्वी पर आ गई, और उन्होंने पृथ्वी पर कुमारी पद्मावती के रूप में अवतार लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी पृथ्वी पर भगवान वेंकटेश्वर के रूप में अवतार लिया, और वो कुमारी पद्मावती से विवाह करना चाहते थे। और उस समय यह प्रथा थी कि विवाह से पहले दूल्हे को एक शुल्क कन्या के परिवार को देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर इस शुल्क को देने में असमर्थ थे। इसके बाद उन्होंने धन के देवता कुबेर से ऋण लेकर कुमारी पद्मावती से विवाह किया, और धन के देवता कुबेर को यह वचन दिया कि वो कलयुग के समाप्त होने पर इस ऋण को चुका देंगे। और इसी के साथ उन्होंने लक्ष्मी जी की ओर से भी एक वचन दिया कि जो लोग अपने केश दान करके उनकी ऋण वापसी में सहायता करेंगे, लक्ष्मी जी उन लोगों को धनवान बनने का आशीर्वाद देंगी, यानी लक्ष्मी जी उन पर कृपा बरसाएंगी और ये लोग धनवान बन जाएंगे। और इसीलिए आज भी जब लोग आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर जाते हैं तो वो वहां पर केश दान करना भूलते नहीं हैं। और जब ये बड़ी बात यह है कि मंदिर में दान किए हुए यही बाल बाद में नीलाम होते हैं और इन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, इन्हें बेच दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज ये जो हमने आपको नई खबर बताई, ये आपको दिलचस्प लगी होगी और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा।